वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, पिछले वाले लाइव क्लास में और उसके बाद एक रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू हमने जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स है वो वाला जो आपका कंटेंट है उसको कंप्लीट करा दिया। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ फाइबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और बाकी उसके प्लास्टिक का यूजेस है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे डिसएडवांटेजेस है वो सब हमने आपको बता दिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, शिक्षक जंक्शन हमेशा ही अपने कमेंट्स वाले सेक्शन पर एक्टिव रहता है, तो विद इन हार्डली 4 to 5 आवर्स आपको आपके रिप्लाईज मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर किसी को और डाउट आते हैं, कमेंट्स में नहीं कर पा रहा वो, तो हमको हमारी जीमेल आईडी पर भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हो, वी विल रिप्लाई थ्रू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इस वीडियो से हम अपना नया एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है हमारा, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर की थोड़ी ब्रीफिंग देखेंगे, मतलब जो आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में अभी तक पढ़ के आ चुके हो, पहले हम वो ब्रीफिंग देखेंगे, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम आपका बेस बना देंगे ताकि अगर उन क्लासेस से आपको थोड़ा सा भी रब हो रहा हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपने अपनी जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था मैटर, और ये वो ऐसा वर्ड है, वो ऐसी डेफिनेशन है जो आप बचपन में याद करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम बचपन में जिसकी डेफिनेशन याद करते हैं एंड तक हमेशा वो याद रहती है। जैसे सेल की डेफिनेशन आप अभी आगे जाके पढ़ोगे, वो चैप्टर है। मैटर की डेफिनेशन एकदम से बता दोगे, एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो यही होता है मैटर। ठीक है, आप अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो। अब इस मैटर को हमें क्लासिफाई करना है। एक क्लासिफिकेशन आप वहां पर पढ़ के आए हो, एक क्लासिफिकेशन हम आपको यहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले स्मॉलेस्ट सब्सटेंस थ्रू विच दिस मैटर इज मेड अप ऑफ इज नोन एज molecule which have the capable or independent existence and which in turn decides the properties of our matter। ये मॉलिक्यूल्स मैटर का वो छोटा वाला सब्सटेंस है या वो छोटा वाला पार्ट है जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, और उस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की भी वही प्रॉपर्टीज डिसाइड हो जाती हैं। ये होता है हमारे मॉलिक्यूल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ये भी आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आ चुके हो। अब बात आती है मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो देखो, मैटर को हम दो बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला जो हमारा मैटर के क्लासिफिकेशन का बेस बनेगा वो बनेगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मतलब ये जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है मिलकर उसका अरेंजमेंट कैसा है। बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट matter is classified into 3 parts। कैसे कैसे? डायग्राम भी आपने अच्छे से बनाया था अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में और आपको अभी भी वो डायग्राम अच्छे से याद होगा। कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? इस बेसिस पर 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। सबसे पहला आया हमारा सॉलिड, उसके बाद आएंगे हमारे लिक्विड और फिर आएंगे हमारे ये गैसेस, है ना। तो ये हमने 3 क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर की? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। एटम या मैटर हमारा जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसका अरेंजमेंट कैसा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर। तो हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर एक बार फिर भी मैं यहाँ पर अगर आपको डायग्राम बना दूँ तो सॉलिड्स हम कुछ ऐसे बनाते थे, है ना। टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स रहते थे इसके अंदर विद वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जबकि जो हमारे लिक्विड्स थे उसमें थोड़ी सी जो स्पेस थी वो ज़्यादा थी, और हमारे जो गैसेस थे उसमें वो स्पेस और भी ज़्यादा थी। इस तरीके से हमने क्लासिफाई किए थे अपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इस चैप्टर में या इस वीडियो से क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस of
केमिकल कंपोजिशन। अब हम बड़े स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो अब हम उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये होगा एलिमेंट, उसके बाद आएंगे हमारे कंपाउंड, और उसके बाद आएंगे हमारे मिक्सचर्स। ये हुआ हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें भी हम जो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। अब इस एलिमेंट को भी फर्दर हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर और व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसको 3 में कैसे डिवाइड करेंगे? इसको 3 में डिवाइड करेंगे हम, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये हो गए हमारे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे मेटल का एग्जाम्पल ले लो तो आ गया हमारा कॉपर, है ना। नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले लो तो आ गया हमारा कार्बन। अभी हम यहाँ पर जो है वो फुल नेम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और मेटलॉइड का एग्जाम्पल हो गया जैसे जर्मेनियम। ये सब क्या होते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइडेड होती हैं, ये सब चीज़ें हम अभी आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आगे की जितनी भी इस चैप्टर के ऊपर वीडियोज आएंगी उसमें हम इन्हीं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले हैव अ लुक एट दिस फ्लो चार्ट सो दैट यू कैन नॉट बी कंफ्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है। एक बार जल्दी से इसको देख लो और अगर चाहो तो अपनी कॉपीज में भी नोट कर लो इस फ्लो चार्ट को, ताकि अब हम इसको रब करके अपना आगे की तरफ बढ़ सकें। जल्दी से लिख लो इसको अगर लिखना चाहो तो एक बार। ठीक, चलो अब हम सबसे पहले कुछ जनरल चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक। किसी भी चीज की डिटेलिंग में जाने से पहले उसका ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए, वही ओवरव्यू हम देखने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। एलिमेंट्स अब हम मैटर की बात नहीं करेंगे अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो मैटर की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं कि हमने अपने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया। तो वी विल टॉक ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला पोर्शन। और मैंने आपको बता दिया कि हम इसको क्लासिफाई 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और मेटेलॉइड्स हो गए, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेटल्स की ही। कुछ हम जनरल चीजें देख रहे हैं, बस उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके वो भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जनरल चीजें बात करते हैं। मेटल्स जो होते हैं मोस्टली हमारे अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हमारे अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर या उसके अंदर ये जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट एबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन द अर्थ सरफेस और ऑन द अर्थ सरफेस इज दिस एल्यूमिनियम। यहाँ से आपको मेटल या नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के पूरे नाम नहीं लिखने होंगे। आपको क्या लिखना होगा? उसका जो साइंटिफिक शॉर्ट नेम है या एब्रिविएशन है वो जो साइंटिफिकली हर जगह फॉलो होती है और जो आपको पता होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब से हम वो लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al, ठीक है। अगर Al आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे इस टाइप की चीज़ों में, एलिमेंट्स वाली चीज़ों में, दैट मीन्स इट सिंबलाइजेज एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है।
अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में हमारी अर्थ में मिलते हैं। देखो अर्थ के अंदर मिल रहे हैं, दैट मीन्स या तो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे या फिर फ्री मिलेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है कि जो मेटल्स हैं वो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर कंबाइंड में मिलेंगे? तो ये डिसाइड करते हैं मेटल की रिएक्टिविटी। मेटल किन चीज़ों के साथ कैसा रिएक्शन देगा उसी बेसिस पर डिसाइड होता है कि मेटल्स फ्री रहने वाले हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट में या फिर कंबाइन। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्री स्टेट का, तो जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे आया हमारा गोल्ड। गोल्ड को कैसे लिखते हैं? AU, गोल्ड, सिल्वर, इन सब ये सब नाम आगे जाके आपको एक से लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है AU होता है गोल्ड का सिंबल, ठीक है। तो ये जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और फ्री स्टेट में ही हमको हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। दैट मीन्स इट डज नॉट कंबाइन विद एनी अदर सब्सटेंस एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड एज अ फ्री मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते हमारी अर्थ की क्रस्ट में, या फिर जैसे कि हो गया सोडियम। ये है सोडियम का, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक और बात, मेटल सिर्फ अर्थ की क्रस्ट में ही नहीं मिलते, हमारे जो ओशियंस हैं वहाँ पर भी सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सोडियम। यहीं से मेरे को ये वाला पॉइंट भी याद आया। ऐसी चीज़ें रिलेट होती हैं, पता है हर चीज़ हर किसी को याद नहीं रह सकती। साइंस इतनी ब्रॉड है कि आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगी, हाँ, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब हमें ध्यान आया सोडियम एक मेटल है, लेकिन ये तो अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है हमें? ओशियन से, वहाँ पर सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ये सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है? Na, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी द अकरेंस ऑफ मेटल्स चेंजेस एज the reactive metals are found in the combined state, whereas the least reactive metals are found in the free state। अब देखो जिन कंपाउंड से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर मेटल्स जब हमारे अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल रहते हैं तब उसको हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक। But it is not possible to extract each and every metal from a mineral profitably। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, हर एक मिनरल में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। का अगर हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें और उसकी जो फीजिबिलिटी है वो कैलकुलेट करें तो क्या होगा? द मिनरल्स फ्रॉम विच दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर मेटल profitably as well as conveniently are termed as ores। ores ही ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें से मेटल्स को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, जिनमें से एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे किन दो बेसिस पर, एक तो कन्वीनियंस के बेसिस पर और दूसरा प्रॉफिट के बेसिस पर, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। एक और जो टर्मिनोलॉजी है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मैं ये लिख भी देती हूँ, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। समझ में आया ये बात? तो सारे ओर्स मिनरल्स तो हैं बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ज़रूरी नहीं है कि हर मिनरल और हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इसीलिए ये जो सेइंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाती है एट टाइम्स, ठीक। समझ में आ गया मेटल्स की जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज वाली बात थी। अब ऐसे ही हम किस पर बात करेंगे? नॉन मेटल्स के ऊपर, ठीक है। देखो मेटल तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब देखो अब आएंगे हम नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट नहीं होते, जैसे हमारे मेटल्स थे अर्थ की प्रेजेंट में, वैसे ये प्रेजेंट नहीं होते। ये हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। नॉन मेटल्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आएगा, जैसे एक एग्जाम्पल तो हमने ले लिया कार्बन, उसके अलावा आएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन को सिंबल है C, हाइड्रोजन का है H, उसके अलावा आएगा हमारा ऑक्सीजन H2। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, चलो H2 ही लिख देते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे नॉन मेटल्स। तो हम सबको पता है कि कार्बन हो गया, कार्बन तो हमारे अर्थ क्रस्ट में भी है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। इनफैक्ट द मोस्ट, जैसे एल्यूमिनियम हमारा मोस्ट एबंडेंट मेटल था इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसे ही हमारा जो हाइड्रोजन है वो है मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ये है अर्थ के क्रस्ट में और ये है यूनिवर्स में। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। ठीक है, अब जैसे हमारे मेटल्स फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, ऐसे ही हमारे नॉन मेटल्स भी फ्री और कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जो अब आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब देखोगे कि जो हमारे मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो इसको फ्री या कंबाइंड स्टेट ना लिखते हुए इसके लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, वो होती है ये नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं? जैसे हमारे मेटल्स जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है, जिसकी वजह से वो फ्री स्टेट में रहते हैं, ऐसे ही नॉन मेटल जो गैसियस फॉर्म में है वो जब फ्री स्टेट में रहती हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे आएगा नियॉन, आर्गन, ये हैं कुछ हमारी नोबल गैसेस। सिंबल में नीचे अभी लिख रही हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं ये लिखना बंद कर दूंगी। ताकि आपको याद हो जाए। आर्गन का जो सिंबल है वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आई विल लेट यू नो। हीलियम का He। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ नोबल गैसेस जो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हीलियम का तो आपने देखा भी होगा, कब देखा होगा जरा याद करो। छोटे टाइम पर हम लोग को जो गुब्बारे मिलते थे वो कुछ उसमें से कुछ थोड़ी सी स्मेल आती थी। कुछ बलून तो ऐसे होते थे जिसके अंदर जो हवा है उसमें से स्मेल नहीं आती, कुछ ऐसे होते थे जिसमें हवा में से स्मेल आती थी, और जिसको अगर हम छोड़े तो ऊपर उड़ जाते थे, वापस नीचे नहीं आते थे, तो वो होते थे हीलियम के। उसके अंदर हमारी जो नॉर्मल एयर है वो नहीं भरी जाती, उसके अंदर भरी जाती है हीलियम गैस। उसी की वजह से वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और जब आप उसको छोड़ते हो तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं हमारे स्काई में, वापस नहीं आते। वो क्यों होता है वो सब आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, क्योंकि हीलियम जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से लाइट गैस है, और लाइट चीजें हमेशा ऊपर रहती हैं एज कम्पेयर टू दी हैवी थिंग्स। वो तो हो गई अलग बात, और इनफैक्ट आप इसको इस वीडियो का एक फैक्ट भी मान सकते हो, है ना। कभी सोचा भी होगा आपने, अरे ये वाला गुब्बारा तो ऊपर चला गया, लेकिन ये वाला गुब्बारा तो हमारे हाथ में ही रह गया। तो हमें पता नहीं होता था पहले कौन सा वाला ऊपर चला जाएगा, हम छोड़ते थे फिर ऊपर चला जाता था, फिर हम रोते थे कि मम्मी हम नया दिलाओ। मैंने तो ऐसा बहुत किया है, पता नहीं आपने किया हो कि नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं होता था कि इसमें नॉर्मल एयर नहीं है, इसमें वो गैस है जिससे ऊपर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। उस गैस का नाम क्या है? हीलियम गैस। ठीक है, ये तो होगा नॉन मेटल्स की जनरलाइज थिंग। अब अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को पजेस करते हैं, या जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। दो कौन कौन से? मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस दैट show the properties of both the metals as well as non-metals are termed as metalloids. Example of this metalloid can be arsenic, ठीक है, बोरॉन। ये हैं कुछ ऐसे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल, मतलब इनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, ईदर ऑफ द मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल, सो दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज द मेटलॉइड्स। ठीक है, एक जो जैसे हमने सब में पढ़ा मोस्ट एबंडेंट, ऐसे ही अगर मेटलॉइड की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड इज दिस सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल मैंने लिख दिया है। ठीक है,
जैसे कि हमने देखा इसकी भी फ्री और कंबाइंड, देखो सारी चीज़ों में चीज़ें वही हैं, एक तो फ्री और कंबाइंड स्टेट में देखना है, एक मोस्ट अबंडेंट चीज़ देखनी है जो इसकी नॉर्मल चीज़ों में हमें पता होनी चाहिए। तो मेटेलॉइड्स में कौन है मोस्ट अबंडेंट है, सिलिकॉन हमारा। सिलिकॉन भी इतना रिएक्टिव है कि ये फ्री स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई इट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ द सिलिकेट्स और सिलिका। ठीक है, सॉल्ट्स में हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में हो गया, हमारे रॉक्स में हो गया, हमारे सॉइल में भी हो गया। तो ये सिलिकॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, सिलिकेट्स या फिर सिलिका की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव टू रिमेन एज इट इज इन दी फ्री स्टेट। समझ में आ गई बात? ये था तीनों का कुछ जनरलाइजेशन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा फॉर योर टाइमिंग, सो दैट वी कैन गो थ्रू दी चैप्टर इजीली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका बेसिक जनरलाइजेशन वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझनी है तो आपको वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी विल गिव यू अ फ्रेश वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी पर हमको भेज सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद दैट। ओके, so have a good day, take care, bye bye, thank you।